Bismillahirrahmanirrahim. This is me Muhammad Afnan Khan and I am MBBS student. My dear MDCAT aspirants, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके MDCAT के लिए तकरीबन एक महीने का टाइम रहता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपका MDCAT का वो ये है कि आपने MCQs को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने सब कुछ कवर किया है, लेकिन आपको MCQs हल करने का तरीका नहीं आता, आप ये नहीं जानते कि आपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है, आपने चॉइसेस के अंदर सबसे बेस्ट चॉइस कैसे निकलना है और आपने क्वेश्चन से लेकर आंसर शीट को कैसे फिल करना है, तो फिर इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम उन तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं जो कि मेन MDCAT में आपको मदद दे सके। देखिए, अगर आपको 2-3 MCQs में भी मदद मिल गई, 2-3 तो बहुत ज़्यादा है, अगर एक MCQ भी आपको इस वीडियो के ज़रिए से हल करने में अगर आपको मदद मिल गई तो ये आपके लिए बहुत तो बड़ी बात है। तो इसी वजह से मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें, तवज्जो से सुन लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उन पॉइंट्स को अपने साथ नोट कर लें, ताकि आप जो मेन MDCAT में जब अपीयर हो रहे हैं वहाँ पर आपकी मदद हो सके। चूँकि तकरीबन एक महीने का टाइम रहता है और ये वीडियो मैं आज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि जो आने वाले संडे या फिर वीकली टेस्ट हैं, प्लेटल टेस्ट, आप वहाँ पर ये तरीके को अप्लाई कर सके और आप इसी तरीके को अपनी आदत बना सके। इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी से ये सारी टेक्निक्स टेस्ट हल करने के, MCQs हल करने के, बेस्ट चॉइस को निकालने के, क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट को फिल करने के, सब कुछ मैं आपको बता दूँ ताकि फिर आपकी मदद हो सके। इसके अलावा आप ये बात भी नोट कर लें कि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी रिसर्च बेस्ड बातें हैं, यानी मैंने उस पर रिसर्च की है, मैंने लोगों से पूछा है, टीचर से पूछा है, काफ़ी सारे लोगों से मालूमात गेन करके अब तक ये वीडियो और ये बातें पहुंचा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास इससे बेहतर कोई तरीका है, यानी मैं ये दावा नहीं कर रहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये 100% सही है और आपने इसी को इस्तेमाल करके आगे कामयाब होना है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रहा। अगर आपके पास इससे बेहतर अपना कोई तरीका है तो बेशक आप उसी को जो है इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे है वो आपके सामने लाया रखें। तो पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि आखिरी दिन तक आपने MCQs प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। सही है, कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो बस इन दिनों में सिर्फ बुक्स रीडिंग को अपना आदत बना लेते हैं और MCQs प्रैक्टिस वो छोड़ जाते हैं। बिल्कुल भी आपने इस तरह नहीं करनी, चाहे 10 MCQs हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन MCQs प्रैक्टिस जो है वो अपने आखिरी दिन तक करनी है ताकि आपका ब्रेन जो है उसी के साथ एडाप्ट हो जाए। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम 3 मुख्तलिफ बातों पर हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने MCQs पेपर को किस तरह अप्रोच करना है, यानी किस तरह हल करना है, चॉइस को आपने किस तरह लेनी है और फिर आंसर शीट जो है वो आपने किस तरह फिल करनी है। तो जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पेपर पर बात करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर 4 पेजेस का हो, 5 का हो, 6 का हो, तो मेरा सबसे पहला आपको ज़ाती मशवरा यह है कि आप पेज बाय पेज MCQs कर लिया करें। इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि अगर आपने पेज नंबर 1 से शुरू किया, यानी पहला पेज है और उस पेज पर लेट्स सपोज 20 MCQs है, तो उन 20 MCQs में जो आपको जितने आते हैं MCQ नंबर 1 से लेकर 20 तक, आप उनको कर लिया करें और जो ऑप्शन सही हैं आप उसी पेज के आंसर शीट पर फिल कर लिया करें। तो ये आपका पेज हो गया। कुछ लोग MCQs बाय MCQs करते हैं, कुछ पोर्शन बाय पोर्शन करते हैं, कुछ लोग सबसे आखिर में फिर MCQs को फिल करते हैं, तो ये बड़ी ख़तरे की बात है। तो मेरा आपको मशवरा ये है, इस आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मैंने कितने MCQs कर लिए हैं, आपके लिए जो बोझ है आखिर में वो भी कम हो जाएगा। लिहाजा पहला मेरा मशवरा यह है कि जब आप टेस्ट को हल करने जाते हैं, और ये तरीका आप अभी से जो नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट आने वाले वहाँ पर आप अप्लाई करें, तो आप पेज बाय पेज कर लिया करें। एक पेज आपने कर लिया तो फिर उसी पेज में जितने MCQs आपने सही कर लिए हैं, निशान लगाए हैं, मार्क किए हैं, वो फिर आंसर शीट पर फिल कर लिया करें, जो कि बॉक्सेस होते हैं।
अच्छा, दूसरी बात ये है बॉक्सेस के हवाले से हम करते हैं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आया जो आंसर शीट में बॉक्स है उसमें सिर्फ डॉट लगाने से वो एमसीक्यू गलत हो सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। यानी सिर्फ डॉट लगाने से अगर गलती से अगर आपने जो है बी की जगह सी वाले ऑप्शन में डॉट लगाया तो इससे वो एमसीक्यू आपका गलत नहीं हो सकता। सिर्फ डॉट जो है कंप्यूटर मार्क नहीं कर सकता। सही है, लिहाजा आप इत्मीनान रखिएगा और सही ऑप्शन जो है वो आप फिल करें। अच्छा, तो फिर फिलिंग अपने कैसे करनी है? असल हकीकतन बॉक्स के अंदर जो अल्फ़ाबेट होता है, यानी ए है, बी या सी या डी, आपने जब उसको फिल किया तो दैट इज़ एनफ। लेकिन एहतियातन आपको पूरा बॉक्स जो है वो फिल करना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर जो है वो सिर्फ वो अल्फ़ाबेट को जब एक दफ़ा आपने फिल किया तो ये एमसीक्यू आपका हो गया। सही है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर बॉक्स से जो स्पेसिफाइड बॉक्स होता है अगर इसे थोड़ा सा भी इधर उधर आपने पेन निकाला तो फिर आपकी एमसीक्यू ख़राब हो गई। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तब तक आपकी एमसीक्यू ख़राब नहीं हो सकती जब तक आप एक एमसीक्यू बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ जो है अटैच ना करें, उसको लिंक ना करें। इतनी लिखाई आपसे बाहर ना निकल जाए कि वो दोनों जो है एक दूसरे से अटैच हो जाए। तो लिहाजा ये फिक्र नहीं करनी कि डॉट लग गया, बॉक्स से बाहर निकल गया। सही है, ये चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी है और इसी पर फिर आपने टेंशन नहीं लेनी अगर दौरान टेस्ट आपसे इस तरह की कोई गलती हो जाती है। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो ये है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट के लिए या फिर मेन टेस्ट में जब आप बैठ जाते हैं तो आप सीक्वेंस को फॉलो ना करें। इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि बिल्कुल उन्होंने एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट ले लिया और फिर 1 2 3 4 5 अप टू 180 या 200 वो कर जाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सीक्वेंस को आपने फॉलो नहीं करना है। तो अपने क्या फॉलो करने हैं? देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इस तरह करें कि फ़ौरन आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पोर्शन है, बायोकेमिस्ट्री के तौर पर इंग्लिश का है या फिजिक्स केमिस्ट्री का है, सबसे पहले जो आपको इजी लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसी पोर्शन से स्टार्ट लें। एक बात, हाँ, अगर आपने किसी भी पोर्शन से स्टार्ट लिया लेकिन जो इजी एमसीक्यूज है अपने 3 मरहलों में अपना टेस्ट हल करना है, 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज ये है कि जो सबसे इजीएस्ट एमसीक्यूज होते हैं आपने पहले उनको करना है, यानी जिनको देखकर आप कैलकुलेशन के बगैर एमसीक्यूज के आंसर जो है निकाल सकते हैं, आपने उन्हीं को करना है। सही है। हाँ, जो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि आपको आते हैं लेकिन सोल्यूशन मांगते हैं, वो अपने सेकंड टाइम के लिए निकालने हैं। और वो एमसीक्यूज जो आपको बुरे डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो सबसे आखिर में आपने जो है लेफ्ट आउट करने हैं। तो अब टाइम जो है इसके लिए फर्स्ट स्टेज के लिए आपने अपना टाइम निकालना है। सही है। अब अपने लिए खुद कैलकुलेशन कर ले। खैर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपने वैकेंसी छोड़नी है। दूसरा जो स्टेज है यानी सेकंड टाइम दोबारा टेस्ट को पढ़ने के लिए आपने अपना टाइम रखना है और थर्ड टाइम फिर आपको सोचना कि फिर आखिर में मेरे पास इतना टाइम रहेगा और इनमें से मैंने जो सबसे डिफिकल्ट एमसीक्यूज जो आपको लगते हैं, जो जिनके आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आपने उन्हीं को करना है। अब कैसे जिनके एमसीक्यूज के आंसर आपको नहीं आते वो आपने कैसे करने हैं उनका भी मैं आखिर में तरीके बता देता हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि 3 स्टेजेस में आपने करना है। हर स्टेज के लिए आपके पास स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए। खैर वो टाइम जो है एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि टेस्ट के अंदर पता नहीं चलता, 5-10 मिनट आगे ऊपर हो सकता है, ये कोई बात नहीं। सही है। तो 3 स्टेजेस में जो सबसे पहला स्टेज है या जो सबसे पहला आपने हल करना है वो इजीएस्ट एमसीक्यूज। सही है। यानी एक पेज के अंदर अपने इजीएस्ट एमसीक्यूज जो है, सबसे आसान एमसीक्यूज, उनके आंसर्स मार्क किए, चॉइस मार्क किए, आप उसी पेज का जो है आंसर शीट पर फिल करें। फिर दूसरे पेज, फिर तीसरे, और फिर इसके बाद जब हो जाए तो फिर दोबारा से स्टार्ट से ले लें। जो एमसीक्यूज आपसे सॉल्यूशंस मांगते हैं उन्हीं को कर लें। सही है। और फिर उसके बाद जो है जो सबसे डिफिकल्ट है उन्हीं को कर लें। सही है। ये तो पहली बात हुई।
इसके अलावा अब हम आते हैं कि जिनके ऑप्शंस आपको नहीं आते हैं, यानी जिनके ऑप्शंस आपको आते हैं वो तो खैर हो गए, वो एमसीक्यूज जिनके आपको ऑप्शंस नहीं आते, ये जिनमें आप कंफ्यूज्ड हैं, वहाँ पर आपने क्या करना है, ये तरीके इसके बाद आते हैं। लेकिन ये 100% जो है सही नहीं है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। रिसर्च ये बताते हैं कि ऐसा सही होता है। पहली बात तो ये कि आपने रूल आउट करना है, एलिमिनेशन तरीके को आपने अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शंस होते हैं आपने उन्हीं को एलिमिनेट करना है। मिसाल के तौर पर 4 में से आपने एक को रिमूव कर दिया, आपके पास सिर्फ जो है 3 ऑप्शंस रह गए, आपके 25% जो करेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए। अगर आपने 2 रिमूव कर दिए तो फिर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रहते हैं, और फिर उसमें आपके जो सही होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा एलिमिनेशन तरीका जो है आपने अप्लाई करना है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, कंफ्यूज जब आप होते हैं तो आपने क्या करना है। जब आप एमसीक्यूज पढ़ते हैं ना, तो आपके पास 2 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। डायरेक्ट, जो कि किसी किताब आपके प्रैक्टिस बुक में आपने देखा हुआ होता है, सही आपको पता है। ऐसी हालत में आपका इंस्टिंक्ट, आपका अंदर, आपका ज़मीर, आपकी सोच आपको जो कहता है कि ये ऑप्शन है, जो एमसीक्यू का ऑप्शन आपने, जो एमसीक्यू आपने कहीं पहले देखा होता है पहले प्रैक्टिस में, और अब आप मेन टेस्ट में बैठे हैं, तो फिर आपका ज़मीर जिस ऑप्शन का कह दे वो बिल्कुल सही होता है। ऐसे वक्त में आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सही है। डायरेक्ट, यानी कोई डायरेक्ट एमसीक्यू आपको आया, ये पहले मैंने कभी देखा है, आप इसका जो चॉइस है, ज़मीर ने जो कुछ आपको बताया, माइंड ने जो कुछ को आपको कह दिया, इंस्टिंक्ट ने आपको जो कुछ कह दिया, बिल्कुल आपने उसी को मार्क करना है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग अब यहाँ नहीं करनी। लेकिन अगर कोई ऐसी एमसीक्यू आए आपके सामने जो इनडायरेक्ट हो, जो आपने कभी भी पहले ना देखी हो, तो ऐसे वक्त में आपने अंडर थिंकिंग नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, सही सोच समझ के काम लेना है। तो ये 2 चीज़ें जो है आपने ज़रूर नोट कर लिया कि कहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी और कहाँ पर अंडर थिंकिंग नहीं करनी। तो इससे जो है आपके जो करेक्शन के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं, सही है। ये तो हुई इसके हवाले से बात। इसके अलावा जो हम बात करते हैं ना एलिमिनेशन में हम इसी एक चीज़ पर ये भी बात करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है आपने एलिमिनेट करने हैं। वो चॉइस में वो ऑप्शन जिसका नाम पहले आपने कभी ना सुना हो, अजीब सा चॉइस हो, जिसका नाम भी आपने कभी पहले ना सुना हो, उसी को जो है एलिमिनेट कर दे। जिसका नाम जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन से, यानी ABCD ऑप्शंस है, लेकिन जो ABC की जो प्रोनाउंसिएशन है, या उनकी जो स्पेलिंग्स है, या उनकी जो तरतीब है वो एक जैसी है, लेकिन डी का चेंज है। तो ये जो डी है ये नहीं होगा, ज़्यादा चांसेस ये है। तो डी को आपने एलिमिनेट करना है। यानी ये तो वो वैल्यू जो है, वैल्यू हो या नेम हो, बहुत अजीब हो, आपने कभी सुना ना हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो, बहुत ज़्यादा यूनिक हो, तो आपने उसी को वहाँ से निकालना है, एलिमिनेट करना है ऐसे ऑप्शंस को। क्योंकि एग्जामिनर जो आपको ऑप्शंस देते हैं ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अगर वो देते हैं तो फिर 20, 21, 22 जो है ये देते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे। अब अगर ऐसे में 20, 21, 22 के साथ 50 का भी ऑप्शन आए तो 50 बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, 50 में डेफिनेटली आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो इसी वजह से आपने करना यह है कि जो सबसे ज़्यादा अकवर्ड आपको लगे उसी को आपने एलिमिनेट करना है, और ये एलिमिनेशन का एक बेहतर टेक्निक है, सही है। इसके अलावा जो जिनकी आवाज़ें एक जैसी नहीं लगती, यानी वो आपको एग्जामिनर जो है वो आपको किसी न किसी लिहाज से कंफ्यूज करना चाहता है, तो फिर जो ज़्यादा कंफ्यूजेबल हो वो अपने छोड़ने हैं, और जो सबसे ज़्यादा यूनिक किस्म या स्ट्रेंज किस्म आपको लगे वो अपने वहाँ से निकलना है। ये एलिमिनेशन का बेहतर तरीका है। हाँ, ये बात है, ये तो एक तरीका हो। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का पता नहीं चलता, यानी A है, B, C, D है, तो आपने फिर क्या करना है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो वो 95% चांसेस ये हैं कि जो ऑप्शन A है वो अमूमन आपका सही अच्छा ऑप्शन नहीं होता, सही है, वो आपका अच्छा ऑप्शन नहीं होता, यानी वो सही करेक्ट ऑप्शन नहीं होता। जो D है वो भी नहीं होता, A एंड B नहीं होता, क्योंकि A पहला ऑप्शन है, एग्जामिनर जानते हैं कि वो देखते ही उसी को क्लिक करेगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, सही है। ये एक बात आप नोट कर ले। अगर कैलकुलेशन आपने कर ली, सही है, और ए आपके पास ऑप्शन आया कैलकुलेशन से, तो फिर आपने
एक दफ़ा दोबारा सोचना है, क्योंकि अमूमन एग्जामिनर जो है वो आपको एक ऑप्शन नहीं देता। मेरी बात आप समझ गए, एक ऑप्शन वो इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर ए ऑप्शन उसने दे दिया तो फिर तो आपको बाद में जो चॉइसेस है उनको पढ़ने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। लिहाजा वो गलत करने के लिए, आपको मिसलीड करने के लिए एक ऑप्शन तो दे सकते हैं जो आपको सही लगे, लेकिन अमूमन वो एक ऑप्शन नहीं देता, वो अमूमन डी का ऑप्शन भी नहीं देता। लिहाजा सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपने बी और सी पर करनी है, और फिर बी और सी में अगर आपको किसी एक का जो है इंतखाब करना पड़े तो फिर आप बी को टिक करें। ये अपने उस वक्त ये तरीके अप्लाई कर रहे हैं जब आपको बिल्कुल भी कोई श्योरिटी ना हो एमसीक्यूज़ के ऑप्शन का। देखिए ये उस वक्त अपनी अप्लाई कर रहे हैं जब आपको 100% श्योरिटी ना हो। अगर आपको थोड़ा सा भी किसी और तरीके से क्लिक मिल जाता है तो फिर तो आपने उसी के मुताबिक एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपके ऑप्शंस में, चॉइसेस में, जब ऑल ऑफ द अबव आए या नॉन ऑफ द अबव आए तो अमूमन चांसेस ये होते हैं कि ये ऑप्शन ठीक होता है। यानी अगर आपको किसी चॉइस का पता ना हो और नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव आए तो आप बिल्कुल इसी को क्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस इन्हीं के सही होने के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ज़रूरी बातें थी और यकीनन ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये आपको टाइम बचाने में, टेंशन कम करने में, एक सही अप्रोच देने में, एक एजुकेटेड गेस लगाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी। लोग कहते हैं कि आपने तुक्का लगाना है, बिल्कुल बस, लेकिन ये तुक्का जो है उसके लिए भी कुछ एजुकेटेड गेस इसे कहते हैं। आपने कुछ बेसिक्स पर तो आपने तुक्का लगाना है ना, तो कि भी सही हो सकते हैं। आपने कोई लिंक जो है वो आपने बनानी है, और ये बात मैंने आपको इसलिए की कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है यानी फर्स्ट स्टेज में आपने सिर्फ इजी एमसीक्यूज करें, क्योंकि आपका पूरा टेस्ट से एक दफ़ा जो है रिव्यू हो जाएगी। तो फिर कभी कभार इस तरह होते हैं कि एग्जामिनर अमूमन टेस्ट के पहले 10 एमसीक्यूज और आखिर 10 एमसीक्यूज वो अमूमन डिफ़िकल्ट देते हैं। सही है, ताकि स्टूडेंट जो है वो डिस्करेज हो जाए, या फिर वो डिफ़िकल्ट देते हैं ताकि वहाँ पर स्टूडेंट जो है उससे ज़्यादा टाइम लगे, वहाँ पर वो बिल्कुल लगा रहे और बाद में उनसे जो ईजी एमसीक्यूज होते हैं उन्हीं को भी सही करने के लिए टाइम और जगह ना मिले। सही है, तो मेरा आपको कहना ये है कि सबसे पहले आप ईजी जो एमसीक्यूज है वो कर लें, और फिर जो एमसीक्यू एक दफ़ा आपके जहन से गुजर गया, मिसाल के तौर पर आप आते हैं 4 5 7 एमसीक्यू आपको नहीं आता, आपने देख लिया लेकिन आप आगे आप चलने लगे, तो फिर जब आप आखिर तक देते हैं ना, वो ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली उस पर काम करता रहता है। तो फिर जब आप दोबारा सेकेंड स्टेज में, सेकेंड रिव्यू में जब आप एमसीक्यू नंबर 7 को पहुंच जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादातर चांसेस है कि आप उसका आंसर आपको आ जाए, क्योंकि ब्रेन ने उस पर ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरीली आपका ब्रेन जो है उस पर काम करता रहता है। तो ये जो कुछ ज़रूरी बातें थी, इस पर ये रिसर्च बेस्ड बातें थी, टीचर्स के बताए हुए बातें थी, उनके तजुर्बे से अख़ज़शुदा बातें थी। लिहाजा आप इसी पर अमल करें, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबी दे, हमारे साथ आप कामयाब रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।